Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study the topic epistasis or prabalta. The epistasis is the part of the topic modification of dihybrid ratio. In my yesterday video class, we have studied about the general account of modification of Mendelian dihybrid ratio or deviation from Mendelian dihybrid ratio. और इसके अंतर्गत हमने जो ये पढ़ा कि एक ही जीन के दो एलील आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड रेशियो था 3:1 वह मॉडिफाइड हो जाता है। इस कारण क्या होगा कि इसे हम कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। अब ये जो डेविएशन है वह मोनोहाइब्रिड रेशियो से भी डेविएशन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, या मेंडल के जो डाइहाइब्रिड रेशियो से था उससे भी मॉडिफिकेशन या डेविएशन हो सकता है। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था द जीन इंटरेक्शन, द डेविएशन और मॉडिफिकेशन इज ड्यू टू जीन इंटरेक्शन। जीन जो हैं वह आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण जो मेंडल के जो क्लासिकल रेशियो थे 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, या ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो जो था 9:3:3:1, उससे रेशियो जो है वह वेरिएशन आता है उसके अंदर या चेंज आता है। और कल की वीडियो क्लास में मैंने बताया आप लोगों को यह चेंज किस लिए आता है, क्योंकि कई बार वैसे तो मेंडल का जो नियम था स्वतंत्र अवयवन के अनुसार या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार गैमेट्स बनते समय जीन्स के जो एलील हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गैमेट्स में चले जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यह स्वतंत्र न होकर करके आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कई बार क्या होता है, दो जीन जो एक क्रोमोसोम पर भी उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित हो सकते हैं, वह भी आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और जो क्लासिकल रेशियोज हैं उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस किस लिए आते हैं? इनके जीन इंटरेक्शन के कारण। ये सारा हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। तो जीन इंटरेक्शन का एक प्रकार है एपिस्टेसिस या प्रबलता। In epistasis, the allele of one gene masks the phenotype of allele of other gene. In other words, it does not allow the other gene to express itself fully. Here, the gene which prevents the expression of another non-allelic gene is said to be epistatic, and the suppressed gene is called hypostatic. एपिस्टेसिस या प्रबलता के अंदर दो जीन के अलग, अब दो जीन हैं तो उनके एलील कितने होंगे? 4 एलील होंगे। अब एपिस्टेसिस में क्या होता है, देखिए कि एक जीन का कोई भी एलील दूसरे जीन के एलील को के प्रभाव को ढक देता है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो जो जीन अपना जो डोमिनेंट या रिसेसिव एलील अपना प्रभाव दूसरे जीन के एलील की उपस्थिति में दिखाता है, उसे हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। जबकि जीन दूसरे जीन के वे एलील जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो तो भी, उसे हाइपोस्टेटिक एलील या जीन कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के अंदर
कंफ्यूजन नहीं करना है। डोमिनेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर-एलिलिक और इंट्राजेनिक gene interaction, while the epistasis is the example of intergenic और non-allelic gene interaction. डोमिनेंस जो है उसके अंदर एक जीन के दो एलील हैं, उनमें से एक प्रभावी हो सकता है, एक अप्रभावी हो सकता है। डोमिनेंस के अंदर एक जीन अपने पास वाले दूसरे जीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एपिस्टेसिस के अंदर क्या है, जो इसका प्रभावशाली जो एलील है वह अपने एलील पर तो प्रभाव डाल ही रहा है, दूसरे जीन के एलील्स पर भी प्रभाव डालता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। द एपिस्टेसिस इज ऑफ टू टाइप, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता एंड अप्रभावी प्रबलता। द डोमिनेंट एपिस्टेसिस और प्रभावी प्रबलता, when the dominant allele A of one gene masks the effect of dominant and recessive alleles of another gene B and express itself phenotypically. Here the dominant allele A can express itself only in the presence of either capital B or small b allele. Such type of epistasis is called dominant epistasis. Here allele capital A is hypostatic while allele is epistatic while the B is hypostatic. The dominant epistasis modified the classical ratio 9:3:3:1 into 12:3:1. देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रभावी एपिस्टेसिस या प्रभावी प्रबलता, इसके अंदर आप अच्छी तरह समझ लीजिए दो जीन हैं, तो उनके एलील कितने होंगे? 4। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस या प्रभावी प्रबलता के अंदर पहले जीन का जो डोमिनेंट एलील है वह दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों के ही जो लक्षण हैं उसको ढक देता है या एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो इस प्रकार का जो एपिस्टेसिस है उसे अपन डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। और यहां पर आप लोग देखिए कि जो ए है, ए कौन सा? कैपिटल ए जो है वह यहाँ पर एपिस्टेटिक है, जबकि कैपिटल बी क्या है? दूसरे जीन का डोमिनेंट एलील है, वह हाइपोस्टेटिक होगा। और इस कारण क्या होगा? डोमिनेंट एपिस्टेसिस या प्रभावी प्रबलता के कारण मेंडल का जो क्लासिकल डाइहाइब्रिड रेशियो था 9:3:1 से यह मॉडिफाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12:3:1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो और डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो। देखिए यहाँ पर जो हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल लिया है, यहाँ पर जो पंपकिन होता है, कद्दू, उसमें दो तरह के पौधे हैं। एक पौधे के ऊपर व्हाइट पंपकिन लगे हुए हैं और दूसरा जो पौधा है जिस पर कि हरे रंग के पंपकिन आते हैं। लेकिन व्हाइट कलर का जो पंपकिन है उसके अंदर, क्योंकि व्हाइट कलर यहाँ पे डोमिनेंट है और ग्रीन कलर के पंपकिन के कलर के ऊपर, तो हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जो पहला लेटर क्या है? व्हाइट का W, तो यहाँ पे कैपिटल वाइज किसके लिए लेंगे? व्हाइट कलर के लिए। और डोमिनेंट है तो कैपिटल आ जाएंगे। जबकि ग्रीन जो पंपकिन है उसके लिए हम स्मॉल w का इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन जो व्हाइट कलर का पंपकिन है उसके अंदर डोमिनेंट लेवल पर येलो जीन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू के प्रेजेंस में वाई जो डोमिनेंट येलो कलर है वह अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाता। तो यहाँ पर जो व्हाइट फ्रूट है वह कैसा है? व्हाइट जो डोमिनेंट कलर है वह एपिस्टेसिस है, इसके ऊपर येलो के ऊपर, येलो डोमिनेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या कहलाएगा? हाइपोस्टेटिक कहलाएगा। तो इन F1 जनरेशन के अंदर व्हाइट पंपकिन और ग्रीन पंपकिन के द्वारा जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा तो F1 जनरेशन के अंदर सारे ही जो पंपकिन है वह व्हाइट कलर के आते हैं। और जब व्हाइट कलर के पंपकिन के अंदर F1 जनरेशन के व्हाइट कलर के पंपकिन के अंदर सेल्फिंग कराई जाती है तो ये माना जा रहा था कि जो रेशो है वह 9:3:3:1 आएगा, लेकिन उसके बजाय जो डाइहाइब्रिड रेशो है वह मॉडिफाइड हो जाता है। और अब जो नया रेशो आएगा, मॉडिफाइड रेशो आएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, वह 12:3:1 आएगा, जहां पर जो ये पूरा रेशो है इसमें जो 12 पंपकिन है उनका कलर कैसा है? सफेद है। 3 तरह के जो पंपकिन है वह पीले रंग के हैं और इस रेशो के अंदर एक प्रकार जो है वह ग्रीन कलर का है। यहाँ पर देखिए अपन ने ये चेकर बोर्ड बनाया हम लोगों ने इसके अंदर। तो जब भी यहाँ पर जो पहले वाले में देखिए जहाँ पर व्हाइट पंपकिन है वहां पर व्हाइट जो डब्ल्यू जो है डोमिनेंट, व्हाइट जो है, येलो यहाँ पे डोमिनेंट है लेकिन ये क्या करता है? डोमिनेंट के प्रभाव को दबा दिया। डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमने किसको माना है? जिसके अंदर एक डोमिनेंट दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील को दबा देता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो कैपिटल डब्ल्यू है वह कैपिटल वाई जो येलो है उसको इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया है और सारे फ्रूट जो है वो कैसे हैं? व्हाइट कलर के हैं। जबकि ग्रीन कलर के कब होंगे? जब W जो है वह भी स्मॉल होगा और पीले रंग वाला जो है वह भी रिसेसिव होगा तब। और येलो कलर के जो एलील हैं डोमिनेंट होते भी अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब व्हाइट जो डोमिनेंट है वह एब्सेंट होगा। सो दिस द कलर ऑफ फ्रूट ऑफ पंपकिन is good example of dominant epistasis. Then second type of epistasis is recessive epistasis और अप्रभावी प्रबलता। In अप्रभावी प्रबलता, when the recessive allele of one gene masks the effect of dominant and recessive allele of second gene, this type of gene interaction is known as recessive epistasis. अप्रभावी प्रबलता के अंदर देखिए 2 जीन हैं, दोनों ही जीन एक क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। अब प्रत्येक जीन का एक एलील डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, दूसरे का भी एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस या अप्रभावी एपिस्टेसिस के अंदर एक रिसेसिव एलील दूसरे जीन के रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों एलील के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है। और इसके लिए हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वह ज्वार के जो ग्लूम का जो कलर है उसका, या तुष जैसा इसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए चेकर बोर्ड के अंदर जो ज्वार है उसके अंदर एक पर्पल कलर का जो उसका ग्लूम है और एक के अंदर ब्राउन कलर का ग्लूम है। तो पर्पल कलर का कलर जो है वह ब्राउन के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक क्यू जीन और प्रेजेंट है जो कि रूपांतरण जीन कहलाता है। अब पर्पल जो है डोमिनेंट कैपिटल P है, वह क्यू की उपस्थिति में मिलकर के रेड कलर बनाते हैं। तो देखिए जब पर्पल और ब्राउन कलर वाले ज्वार का आपस में
क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सारे पौधे जो थे वह रेड ग्लूम वाले थे, और जब इनकी F1 जनरेशन के पौधों को सेल्फिंग कराई गई, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, तो रिजल्ट जो था एक नया ही रिजल्ट आया। 9:3:3:1 की बजाय 9:3:4 आया। तो आप यहाँ पे देखिए, ये भी मेंडल के जो डायहाइब्रिड रेशियो से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस या अप्रभावी प्रबलता। और अप्रभावी प्रबलता के अंदर आप देखिए, इस वाले एग्जांपल के अंदर जो स्मॉल p है, इस एग्जांपल में देखिए, वह कैपिटल Q के ऊपर भी डोमिनेंट है, क्योंकि अगर कैपिटल Q प्रेजेंट है लेकिन साथ में स्मॉल p प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अपना लक्षण दिखाता है, और जो ज्वार है उसके जो ग्लूम है उनका कलर ब्राउन होता है।